हेलो। अब सही है। लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट किया एप्लीकेशन ऑफ गाउस, है ना। गाउस के एप्लीकेशन से अपन ने अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों जब आज अपन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो बनता है वो गाउस के एप्लीकेशन से ही तैयार होगा। वो ये होता है कि क्या तुम्हें याद है बच्चों कि एक अपन ने जो है क्या लिया है ये बताओ। एल लेंथ की एक रोड है जिस पर चार्ज क्यू है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है। क्यू के लेमडा अपॉन, अच्छा आर कैसा लूं, कैपिटल या स्मॉल। स्मॉल, क्योंकि हमने गाउसियन सरफेस जो मानी है वो स्मॉल आर से मानी है ना। कैपिटल भी ले सकते हैं लेकिन कैपिटल आर तो गिवन होती है अधिकतर। तो मेरा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये तो पुराने है ना जो चीजें वो बता दी मैंने। मेरा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है ये, बता देता हूँ क्या, बना ही देता हूँ डायग्राम। बताओ कुछ समझ में आया क्या करना चाह रहा हूँ मैं। अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, सिलिंड्रिकल शेल, और ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर। बस बात ये कि दोनों के दोनों ये क्या है बच्चों, कंडक्टर है। कंडक्टर है तो बताओ इन पर चार्ज कहाँ होगा। कुछ ऐसा ही होगा क्या बच्चों। होते ही बढ़िया। अब ये रंगोली यहाँ नहीं बनाऊंगा, तुम्हें पता है ऐसे ही कुछ होने वाला है। कंडक्टर है तो चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर चले जाते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, क्या मैं इसे, तो फाइनाइट है, क्या मैं इसे लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर मान सकता हूं। तुम्हें दिख रहा होगा कि इसकी लेंथ एल है, लेकिन एल लेंथ नहीं ली है मैंने, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिए जो कि चार्ज है, करंट कैरिंग वायर नहीं है बच्चों, नहीं चार्ज वायर। मुझे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कहाँ कहाँ निकाल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मुझे निकालना पड़ सकता है बच्चों, कहाँ पर, आउटसाइड दी सरफेस। एक मुझसे पूछा जाएगा कहाँ पर, एट सरफेस, और एक मुझसे पूछा जाएगा कहाँ पर, इनसाइड द सिलेंडर, और एक मुझसे पूछा जाएगा कहाँ पर। समझे क्या बच्चों, नहीं तुम नहीं समझे, समझे, ठीक है। तो क्या इसके लिए भी अपन निकालना चाहें, तो तुम मजाक कर रहे हो या तुम्हें समझ में आ गया। क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर आर आर से बड़ा है, यहाँ पर आर आर के बराबर है, और यहाँ पर आर आर से, और यहाँ पर आर की वैल्यू, तो मैं सही लिख रहा हूँ क्या ई की वैल्यू यहाँ के लिए, बिल्कुल परफेक्ट लिख रहा हूँ। ये भी साइड रखो, है ना। अब बताओ यहाँ पे ई आउट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 के लेमडा अपॉन में स्मॉल आर। ई सरफेस का बता दो, 2 के लेमडा अपॉन में, मना कर दो नहीं आया, नहीं कर रहे हो मना, ठीक है, मतलब नहीं आया। हाँ भूमटी, क्या करा मैंने, पता नहीं ले, तूने मन में बोला ना भी। आयुषी समझ में आ गया क्या करा मैंने। जब मैं बाहर हूं तो आर की वैल्यू आर से बड़ी है, लेकिन जब मैं सरफेस पे हूं तो क्या रख दिया मैंने, अंदर जा रहा हूं बच्चों, ई इनसाइड। बताओ क्या आएगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सेंटर का बता दो। क्या इसके ग्राफ बना सकता हूं मैं, पक्का बना दूं, देखते जाओ तो जरा।
ग्राफ बनाने के लिए ये लाइन, ये लाइन, अंदर कितना है बताओ? यहां तक तो जीरो है, सरफेस तक तो ना। फिर यहां से पैराबोलिक है क्या बच्चे? ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? आर के। और अंदर की तरफ क्या है? सरफेस है, जीरो। ये सरफेस है, तो सरफेस का फॉर्मूला कितना आ रहा है? 2 के लेमडा बाई आर। हजम हो गई बात? ये क्या है? सॉलिड है, लेकिन फिर भी इसका चार्ज अभी भी कहाँ मौजूद है? क्यों सरफेस में मौजूद है? क्योंकि क्या है, ये एक कंडक्टर है। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात। अगर सरफेस पे चार्ज है तो क्या इसके लिए जो केस बनेगा वो भी सेम ही बनेगा क्या? ठीक है, ये मैंने कंडक्टर लिया। अब मैं क्या लेता हूं? इंसुलेटर। ये इंसुलेटर कैसा है? शेल। और ये कैसा इंसुलेटर है? ये तो है हमारे पास शेल वाला। तो शेल के लिए चार्ज पूरा का पूरा है क्या बच्चे? ये इंसुलेटर, इंसुलेटर में चार्ज कहाँ मौजूद होते हैं बताइए जरा? मटेरियल के अंदर होते हैं। और मटेरियल कहाँ खुद मौजूद है बच्चों? किनारों पे मौजूद है, सरफेस पे मौजूद है, इसलिए चार्ज भी मटेरियल के अंदर होगा। और मटेरियल खुद कहाँ है? किनारों पे। और किनारा कहाँ है? शेल। वो भी कैसा? सिलिंड्रिकल, लेकिन है इंसुलेटर। क्या इसके लिए भी सेम केस बन गया क्या बच्चों? मजा तो इसमें आने वाला है। आएगा नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चों? वाह, टूट गया है तो सॉलिड। ये सॉलिड है पूरा। कैविटी चार्ज के अंदर मौजूद होगी इसकी। इत्थे 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 इत्थे। वाह, खूबसूरत। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा बच्चों? यहां से यहां से बाहर की तरफ जाना अपन को। ये इसका क्या एक्सिस मान लू सिलेंडर का। ठीक है, पहले मैं यहां मौजूद हूं तो यहां के लिए आर की वैल्यू आर से बड़ी। बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई थिंक तुम्हें लगता है कि मामला हमारे कंट्रोल में है। हाँ या ना? 2 के लेमडा अपन आर। फिर मैं कहाँ हूं बच्चों? सरफेस पे हूं। आर की वैल्यू आर के बराबर, तो ई सरफेस के लिए वैल्यू बता दो। 2 के लेमडा अपन कैपिटल आर, बिल्कुल सही है। अब मैं कहाँ हूं? इनसाइड। इनसाइड के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों मुझे? कुछ समझे क्या? अंदर चार्ज मौजूद है, अभी तक चार्ज मौजूद नहीं थे, इसलिए गाउस लॉ नहीं लगाया है। गाउस लॉ लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप गाउसियन सरफेस या क्लोज सरफेस। तो मैंने क्या एक क्लोज सरफेस माना क्या मेरी इच्छा से? इस क्लोज सरफेस के लिए मुझे क्या करना है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी। रेडी सबके सब? याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गाउस लॉ लगाना पड़ेगा। ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसमें भी तुम्हें पता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाने वाली है बच्चों? सारी ऐसे जाएगी क्या? दिखने में अजीब लग रहा है, लेकिन है तो वही बात बच्चों जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना? बिल्कुल सही। तो जरा देखिए, सब सेम है तो ई डी एस ही लिख दूँ इसको मैं। डी एस सी क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा। किस किसके? सरफेस के बीच में। अच्छा, तुम्हें ये तो पता है ना बच्चों कि ये जो डीएस है ना, इसके दो पार्ट होंगे। एक कौन सा पार्ट होगा बच्चों? कर्व वाला। और एक कैसा पार्ट होगा बच्चों? फ्लैट सरफेस। कितने टोटल इसमें बताओ? कौन कौन सी? एक तो ये वाली दिख रही होगी तुम्हें फ्लैट सरफेस, एक ये वाली दिख रही होगी, दिख रही है ना? लेकिन फ्लैट सरफेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सरफेस इधर, जीरो। कोस जीरो, कोस 90 जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सरफेस नीचे, तब भी कोस 90 जीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सरफेस भी इधर, कर सरफेस एरिया, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये मैंने जो लिया है वो किसकी वजह से लिया है बच्चों? कर्व की वजह से। अब ई बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? यस, क्यू इनसाइड के लिए क्यू डैश लिख लूं बच्चों? दोबारा बार अंदर घुसे। क्यू डैश निकालने के लिए बताओ, ये लेमडा वाला पार्ट है, सिग्मा वाला पार्ट है, या रो वाला पार्ट है? 3D डायग्राम है, मतलब रो वाला पार्ट है। तो इसका मतलब बड़ा चार्ज बटे बड़ा वॉल्यूम धै छोटा चार्ज बटे छोटा वॉल्यूम। ठीक है क्या?
इसमें मैं इसको ना स्मॉल क्यू ही लेने दे देता हूँ। तो क्यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी डैश अपॉन वी क्यू। वी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम्हें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? वी डैश अपॉन वी डैश अपॉन वी इंटू के। अब सही है, पहले क्या लिखा था? और देखो बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का बताओ। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। लेंथ भी सेम मान लो, एल मान लूंगा ना। इनफाइनाइट होगी तब भी, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट होगी तो चलो देखते हैं अपन। अभी मैं वॉल्यूम लेता हूँ तो कितना आएगा, पाई डैश ले रहा हूँ आर स्क्वायर एच, और नीचे पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। इससे कट गया, ये इससे कट गया, बताओ क्या बचा? क्या तुम्हें लगता नहीं ये सिग्मा से आ गया है? क्योंकि लेंथ से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेंथ तो उतनी है। ये एक्चुअली में गॉसियन सरफेस जो मैंने माना है ना बच्चे, बहुत छोटा मान लिया, इसको पूरा लंबा मानना चाहिए था मुझे। लेंथ कम मत मानना, पूरा लंबा मानना चाहिए ताकि लेंथ से लेंथ कट जाए। तो बताओ मुझे क्यू डैश मिल गया, यहाँ पर रख दूं क्या वैल्यू? क्या बच रहा है? ई ds मतलब क्या है, सरफेस एरिया ऑफ दिस। बताओ सरफेस एरिया कैसा लेंगे, कर्व लेंगे या फ्लैट लेंगे? कर्व लेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बच्चों 2 पाई r h इज इक्वल टू क्यू डैश की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू में क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब ई बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर क्यू अपॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोट 2 पाई r h। आर से आर कैंसिल, क्या क्या बच रहा है, क्यू अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट h इंटू आर स्क्वायर। दो का मल्टीप्लाई, दो का डिवाइड क्यों कर रहा हूं, 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच आर स्क्वायर। चलेगा क्या? तो इसमें 4, हाँ हाँ हाँ, कहाँ पर बेटा, कहाँ पर? ठीक है। अच्छा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दूं तो 2k/r अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, एच आर स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये पूरा जो सिलेंडर था इसकी रेडियस अगर कैपिटल आर है, तो उसकी हाइट अगर एच है, तो टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। मानते हो कि नहीं? सोचो जरा, नीचे जो है वो किसका डिवाइड हो रहा है, 2k/r अपॉन पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई। पाई का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ताकि इसको क्या लिख दूंगा मैं, 2k/r इंटू में पाई। ये मुझे क्या मिला है बच्चों, हालांकि मैं फालतू में यहाँ तक घुमा के लेके आ गया, मेरा आंसर यहीं पर आ चुका था। तुम इसको 4 पाई r स्क्वायर तो चेंज कर दो, तो 2k लैम्डा अपन, सुनो जरा, अभी तक जो फॉर्मूला आ रहा था वो कैसा आ रहा था, 2k लैम्डा/r। क्या आ रहा था, 2k लैम्डा/r। क्यों आ रहा था मैं बताता हूँ। बाहर से जब भी हम किसी सिलेंड्रिकल शेप को देखते हैं ना, तो वो मुझे क्या दिखती है, रॉड ही दिखती है। सरफेस पे खड़े तब भी रॉड दिखती है, वो तो अंदर घुसे ना तब जाके पता चला कि ये रॉड नहीं है, गन्ना है। गन्ना समझ गए? लॉन्ग स्ट्रेट वायर पतली होती है, कोई रेडियस नहीं होती है, उसका मतलब क्या हो गया वो, उसे कहते हैं अपन, क्या कहे हैं, कोई शेप का नाम बोल दो। घोड़े को नचाने वाली बैथ, इसकी कोई रेडियस नहीं होती, बिल्कुल पतली होती है। ठीक है। या फिर पेंसिल ग्रेफाइट रोड ले लो, एक पतली रोड। लेकिन ये क्या है, गन्ना है। गन्ने के अंदर वाला माल ज्यादा स्वादिष्ट लगता है या बाहर से गन्ने को खाना ज्यादा अच्छा लगता है तुम्हें? बाहर से भी खाया जा सकता ना गन्ना, राउडी राठौड़ मूवी देखी होगी तुमने, देखी होगी। बाहर से भी तो गन्ना खाया था, वो भी टेस्टी था, वो खुद आके बैठ जाते हैं कि मारो। तो बाहर से तो गन्ना कैसा दिखेगा, रोड जैसे दिखेगा, वो तो अंदर जाने के बाद पता चला कि भैया धरती का अमृत। तो ये लेके बैठा हुआ गन्ने का। चलो ठीक है, ये सारी कहानी समझ में आ गई। क्या इसमें गाउसियन का नियम वैसे ही लगाया कि जैसा अपन उसमें स्फेयर के साथ खेल रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल वैसा का वैसा चल रहा है, सब कुछ सेम वैसे ही किया है ना। बस ये एनसीईआरटी में नहीं था तो
ये भी नहीं, ये जो भी आज अपन पढ़ेंगे ना मतलब एप्लीकेशन के अंदर, वो बोर्ड्स के हिसाब से नहीं है, ठीक है। ये हमारे कंसेप्ट जो थे ना, गाउस लॉ अपन लगा रहे थे, उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने। लॉन्ग स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट रोड होगी। और देखो बच्चों, मेरे क्वेश्चन है तुमसे कि ये क्या है बताओ। ठीक है, कार में कोई व्यक्ति है जा रहे हैं, और एक बंदा है जो छाता लेके जा रहा है, ठीक है बच्चों। बाबूजी ये तो जेठालाल, पोपट लाल का छाता लेके जा रहा है, और ये क्या हो रहा है बताओ। बिजली कड़क रही है, लग रहा है क्या बिजली? हाँ सही है। मुझे बताओ दोनों में से बिजली किस पर, अगर बिजली दोनों पे गिरती है तो किस में बचने की संभावना ज्यादा है, कार वाले में साथ या फिर छाते वाले के साथ? क्या लगता है, छाता वाला बचेगा या कार वाला बचेगा? सवाल बिल्कुल सिंपल है। अगर बिजली गिर रही है, कड़क रही है दबा के, और बारिश के साथ साथ एक कुछ लोग कार में सफर कर रहे हैं, और उसी बारिश उसी बिजली के अंदर कुछ लोग छाते में सफर कर रहे हैं, तो बिजली दोनों पे अगर गिरे तो किस में बचने की संभावना ज्यादा होगी, छाते वाले में या कार वाले में? चेक करते हैं, है ना। देखो बच्चों, क्या तुमने कंडक्टर के बारे में सुना है कुछ? कंडक्टर को कभी भी किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है ना, तो अंदर वाले जो चार्ज होते हैं उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को सब क्या मानते हैं, मुन्नी। और मुन्नी का डांस देखने के लिए और कोई जाएगा, सही है। अब बताओ, मुन्नी का डांस जिसे नहीं देखना, वो भी मुन्निया होगी, वो मुन्नी से दूर जाएगी, सही है। और पता है क्या होगा, ये मुन्ना मुन्नी जब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं ना, तो ये अंदर ही एक क्या बनाते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग में इंडक्शन है ना, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है क्या? तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक बनती रहेगी, जब तक ई नेट की वैल्यू क्या हो जाए। इसलिए नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये अपने गाउस से भी समझ लिया, और अभी वाला कंसेप्ट भी हमारे पास है कि अंदर कंडक्टर के जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। इसका मतलब कंडीशन अप्लाई है कि इस ऑब्जेक्ट को होना क्या चाहिए, कंडक्टर मतलब क्या होना चाहिए, कोई भी मेटल सरफेस हो सकती है। तो किसी भी मेटल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को वो अंदर एंटर ही नहीं होने देता, समझ रहे हो? मतलब मामला कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ याद आ रहा है बच्चों? अरे समझे क्या, परपेंडिकुलर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होती है, बट एंटर होने नहीं दिया जाता, क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पे होता है, तो वो उसको बाहर से ही फेंक देता है, परपेंडिकुलरली वहां से निकल जाती है। तो इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी मेटल सरफेस पे सप्लाई कर दिया जाता है, तो मेटल सरफेस क्या करती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, या अपने अंदर एंटर ही नहीं होने देती। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कहते हैं इसे बच्चे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड नाम सुना हुआ तुमने मार्वल्स के अंदर, है ना, ये हाइड्रा। तो शील्ड का मतलब होता है कवच। जैसे दानवीर कर्ण का तुमने नाम सुना होगा, उसके पास खुद की एक शील्डिंग थी कि उस पर किसी भी प्रकार का इवन ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं करेगा। तो उसको कैसे मारा गया होगा बताओ, उसकी शील्ड हटा के तभी तो मारा जा सकता है। तो शील्ड मान ली किसमें, दान में मांग ली किसने, किशन जी ने, इंद्रदेव ने मांगी। इंद्रदेव के पास है अभी, इंद्रदेव अर्जुन के बेटे, अभिमन्यु। मतलब समझ गया ना तुम, अपन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड पे आ जाते हैं बच्चों वापस, है ना।
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सटर्नल होती है तो वो इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस बनाने के बाद जीरो कर देता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा ही नहीं पाती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर भी नहीं होती, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं जाएगी तो मेटल सर्फेस उसको बाहर से रिफ्लेक्ट कर देगी। अब बताओ कार वाला सेफ रहेगा या छाते वाला? कार वाला, क्योंकि कार क्या है, मेटल शीट से कवर है। अगर बिजली दोनों पे समान इंटेंसिटी से गिरे तो छाता वाला जल्दी मरेगा या कार वाला? अब तुम सोच रहे होंगे कि कार तो एकदम से ब्लास्ट हो सकती है। सर वो बात अलग है कि अगर कार का पेट्रोल लीक हो रहा हो या बिजली जो है वो कनेक्ट करके सीधा पेट्रोल की टंकी में ही चली जाए, तब तो ये सही है कि वो इलेक्ट्रिसिटी से तो नहीं मरेगा बंदा, बट स्पॉन्टेनियस हीट डेवलपमेंट से जरूर मर जाएगा। ब्लास्ट बॉम्ब, रोस्टेड ह्यूमन बीइंग, चिकन कैसे हो सकता है? अब बताओ समझ में आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का बड़ा सीधा साधा एक एग्जांपल है, इससे अपन को समझ में आता है कि मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है। अब बताओ जरा कि एक मेटेलिक ड्रेस जो होती है वो पहन के अगर अपन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करते हैं तो क्या हमें करंट आएगा? मेटेलिक मटेरियल होते हैं ना, जैसे एल्यूमिनियम की कपड़े होते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जहां लगता है कि हमें जो है करंट आ सकता है, तो बताओ मेटल के कपड़े पहन के चले जाने चाहिए क्या वहां पे? देखो बच्चों, बात हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। बिजली गिरना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, लेकिन तुम सोचो कि नहीं, बिजली दौड़ रही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और वहां पर मैं मेटल शीट पहन के चले जाऊं, सर्किट कंप्लीट होगा, मजा आ जाएगा तुम्हें। 50 हर्ट्ज, समझ गए? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर तो ये काम करता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंदर ये काम नहीं करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब में नाम के आगे क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और सुनो, अब जब मैंने इसकी बात करी थी ये, तो जैसे मैंने कोई भी अगर अलग शेप का कंडक्टर ले लिया और उसको मैंने क्या दे दिया, एक चार्ज, तो बताओ क्या होगा? क्या चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या सब जगह? मेरा सवाल है तुमसे कि जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट जो हुआ है वो वॉल्यूमेट्रिक हुआ है या सरफेस से हुआ है बच्चों? चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस अनडिजायर्ड शेप में, वो वॉल्यूमेट्रिक हो रहा है या सरफेस के अकॉर्डिंग हो रहा है? सरफेस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही बच्चों। तीन प्रॉपर्टीज में तुम्हें बताऊंगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है? आउट। दूसरी प्रॉपर्टी नॉट आउट। तीसरी प्रॉपर्टी, मान लो कि इस बार मैंने कंडक्टर ऐसा ले लिया और इसे चार्ज दे दिया, अभी भी क्या होगा बताओ? क्या समझ में आया इससे? कि ये भी एक कंडक्टर है, इसको भी मैंने चार्ज दिया, सरफेस पे चार्ज गया, लेकिन अगर इस पर शेप अनडिजायर्ड और कहीं से शार्प एजेस बाहर आ रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो इससे मैं कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों? बताओ, कभी नाम सुना है रेडियस ऑफ कर्वेचर? मैं दो पॉइंट लेता हूं, तुम्हें बताना है ये पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है या इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। बताओ, इस वाले पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है क्योंकि ये एक बड़े स्फीयर का पार्ट हो सकता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है क्योंकि छोटे स्फीयर का पार्ट हो सकता है। तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर बहुत कम, और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम उस पर इलेक्ट्रिक डेंसिटी बहुत ज्यादा। इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं ना, जैसे कूलर हो गए, लोहे का कूलर को साइड कर दो तो बता रहा हूँ, बाकी मोटर हो गई, कूलर हो गए, इनका शेप देखा होगा तुमने, स्फेरिकल होता है या सिलेंड्रिकल होता है या राउंड शेप होते हैं, कर्वी लीनियर शेप होते हैं, ओल्ड टाइप रहते हैं। लेकिन लोहे का कूलर देखा होगा जो बिल्कुल स्क्वायर बना हुआ रहता है, उसमें करंट कभी भी आ सकता है, कभी भी, मतलब पानी, बाल्टी पानी भरा और थोड़ा सा चलो रुक जाते हैं नहीं नहीं, पानी पूरा भर। तो जो लोहे के कूलर होते हैं ना वो तो जुगाड़ी कूलर होते हैं, उनके एजेस जो होते हैं ना शार्प होते हैं। एज पे कर तुम्हें ना कूलर के कहीं पे भी टच करोगे ना, वहां तुम्हें इतना करंट नहीं मिलेगा जितना करंट तुम्हें कूलर के उस शार्प एज पे मिलेगा। इसलिए जो मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर देखी होगी हमारे घरों में, मोटर स्टार्ट करते जब अपन, उसका शेप कैसा होता है बच्चों? इस टाइप का होता है क्या? हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर सिलेंडर, चारों तरफ से कर्व होना चाहिए, क्योंकि कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर से डिपेंड होता है, और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उसका ई ज्यादा होगा, और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा उसका ई बहुत कम होगा।
इसलिए चार्ज डेंसिटी वहां पर कम करते हैं। करंट तो उनमें भी आता है लेकिन इतनी इंटेंसिटी का नहीं आता जितनी इंटेंसिटी का शार्प एजेस पर आता है। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कंसेप्ट इसमें भी लागू होता है? नहीं होता है, बिल्कुल होता है। एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है कि अगर बीच में ऐसे छेद कर दिया जाए, कैविटी है अंदर की तरफ है, तो बताओ इस पॉइंट पर अगर चार्ज दिया जाए तो कहां जाएगा? इधर जाएगा या इस पर भी आएगा अंदर की तरफ? क्या लगता है? अब भी नहीं आएगा अंदर। एक चीज रटने वाली जो बात है वो ये है, क्या लिखा है? सरफेस के बाहर होना चाहिए। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर ये भी तो सरफेस के बाहर ही है, लेकिन बच्चों खुद सरफेस कहाँ है? अंदर मौजूद है। चार्ज सरफेस के बाहर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सरफेस जब मटेरियल के अंदर मौजूद हो, ओपन सरफेस कह सकते हैं, नारियल पानी होगा, तुम सोचो कि अंदर चार्ज चला जाएगा, तो जवाब है नहीं। चार्ज केवल कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो मैं तीन चीजें तुम्हें जो रटवाना चाह रहा हूं वो ये है कि जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो चार्ज केवल और केवल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। आइदर द सरफेस, आइदर द ऑब्जेक्ट हैज द ब्लैंक कैविटी। अगर ऑब्जेक्ट के पास भी खुद का एक ब्लैंक सरफेस एरिया है तब भी चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? बाहर की तरफ। दूसरी लाइन, पहले तो बाहर हो गया, आउट हो गया, एक सरफेस हो गया। तीसरा क्या बताया बच्चों मैंने? क्या लिखा है ये? क्या ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाने लायक बनते हैं कि जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ? ये सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, कोई न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ। यहाँ बात होती है बच्चों हमारे गाउस लॉ के एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। इसी के साथ हम चर्चा करते हैं आज का हमारा जो नया टॉपिक है, उसका नाम है बच्चों क्या? तो बताएगा क्या लिखा है मैंने? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या हुआ इसका मतलब? कोई डेफिनेशन बताएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल? देखो मैं लिखता हूं, टू वेरी स्मॉल चार्ज, कैसे? फिर आइडेंटिकल चार्ज, फिर ऑपोजिट चार्ज, फिर अपार्ट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। बस ये लाइन काफी है किसी भी डाइपोल को डिफाइन करने के लिए। दो चार्ज लेने हैं, दोनों की पोलरिटी नेगेटिव और एक पॉजिटिव। देखो एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया और दोनों चार्ज कैसे हैं? आइडेंटिकल है, क्यू क्यू। एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं तुम्हें, यहाँ लिख देता हूँ वापस में, माइनस का क्यू चार्ज और प्लस का क्यू चार्ज, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? बहुत छोटी रखी है। उन छोटी डिस्टेंस को भी क्या बोल दिया? टू है। इसे ही अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों? डाइपोल। पोल का मतलब क्या होता है? ध्रुव। क्या होता है बच्चों? जिसमें कितने ध्रुव बने बच्चों, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं बच्चों? द्विध्रुव, है ना? द्विध्रुव डाइपोल। इससे एक पॉजिटिव और नेगेटिव फील आ रही है ना, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और कहां घुसेगी? कुछ याद आ रहा है? ऐसा डायग्राम अपन ने पहले भी बनाया था, मानते हो कि नहीं? बहुत बढ़िया। और सुनो, इसके लिए जो चीजें याद रखने वाली बात है वो क्या क्या है? बहुत छोटे चार्ज हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए बच्चों? ऑपोजिट चार्ज मतलब पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? पोलैरिटी होनी चाहिए अपोजिट। हो गया बेटा तेरा पेट दर्द? पेट दर्द हो गया तेरा? सही, पेट दर्द सही हो गया बेटा तेरा? ये पूछना चाहिए। और क्या बोला है? वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं यहां पर एक वर्ड लिखता हूं बच्चों, क्या? डाइपोल मोमेंट। एक नेगेटिव चार्ज और एक क्या लिया बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। जब भी किसी नाम के आगे क्या लग जाए, कोई बताएगा बच्चों? मोमेंट। दिशिता बताएगी मोमेंट के बारे में। जब भी किसी नाम के आगे क्या लग जाए? मोमेंट। तो डिस्टेंस का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर डाइपोल क्या था? एक चार्ज था, चार्ज की जगह क्यू, और डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच की? तो 2a से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा? 2qa। इसे रिप्रेजेंट करते बच्चों किससे? p से। और p ही क्या है? डाइपोल मोमेंट। अच्छा, डाइपोल मोमेंट। अब जाके एक नया कोई फॉर्मूला आया हमारे पास डाइपोल की। डाइपोल की तो एक डेफिनेशन होती है, वो मैंने लिखा दी, लेकिन डाइपोल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए डाइपोल मोमेंट आया हमारे पास।
जब भी फिजिक्स में नई नई चीज पढ़ते तो क्या क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन हो चुकी डायपोल की है ना, डायपोल मोमेंट की भी हो चुकी, फॉर्मूला भी हो चुका। अब बताओ स्केलर है या वेक्टर है? ये वेक्टर है बच्चों, P2Q A। और इसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक होगी वो बताएगा? नेगेटिव से, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। हमेशा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, अगर P बराबर मैंने क्या लिखा है बच्चों 2QA, तो उसकी डायरेक्शन होती है हमेशा कहां से? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। स्केलर है, ओ सॉरी यूनिट बता दो इसकी बच्चों, गुलाम इंटू मीटर। डायमेंशन बताओ, M0 L1 A1 T1 चलेगा क्या? T1 A1 की जगह ये हमारे पास डायमेंशन आ गई डायपोल की बात है। अब डायपोल उठाया है तो डायपोल के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, डायपोल डायपोल डायपोल, सब चीजें वापस डायपोल के लिए आएगी। तो पहले क्या उठाते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, रेडियो सब जने। तो डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए माइनस का क्यू चार्ज लिया और यहाँ पर क्या लिया? एक प्लस का क्यू चार्ज लिया, तो इससे यहाँ से मिलवा दिया। मिलवाने के बाद इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो इसके डायपोल निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला केस कहां पर? एक्सियल। दूसरा केस इक्वेटोरियल। अब इनके बारे में कुछ नहीं बता रहा, मैं सीधा डेरिवेशन करता हूं, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या एक्सियल होता है और क्या इक्वेटोरियल होता है। अगर मैं डायपोल निकालने जा रहा हूं बच्चों, कहां पर? सेंटर से नापी डिस्टेंस, सेंटर से ध्यान रखना है ना, इस पॉइंट से डिस्टेंस लिए मैंने, किस पॉइंट तक? पी पॉइंट तक, क्योंकि डिस्टेंस आर है बच्चों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है इसकी? आर। ये डिस्टेंस कितना है? ए। ये डिस्टेंस कितनी है? ए। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? हाँ, आर माइनस है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? मानते हो कि नहीं? तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एट पॉइंट पी, ये पी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, एक्सियल पे, एक्सिस पे, डायपोल के एक्सिस पे पी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। तो यहां पर ढंग से देखना, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको धक्का देगी, तो इसको क्या नाम दे दिया? E1। और नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ लेगा तो कितना हो गया? E2। दोनों में से बड़ा कौन है? E1 बड़ा या E2 बड़ा? E1 बड़ा दिख रहा है क्योंकि इससे पास है। तो E नेट अगर मैं निकालने जाऊंगा तो मैं E1 में E2 माइनस करूं या E2 में E1? अब मैं E1 की वैल्यू भी लिखना चाह रहा हूं, तैयार हो सब जने? क्या तुम्हें मानते हो कि E1 का मतलब होता है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड? इसे 1 बोल देता हूं और इसे क्या बोल देता हूं? मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए क्या यही होता था क्या? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर भी मैं क्या करने वाला हूं बच्चों? के क्यू बाई, मुझे बताओ पी की इससे डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू बता दो बच्चों। के क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। हजम हो रही बात? मुझे बताओ कि आर माइनस ए का डिवाइड करते हैं तब ये बड़ा बनता है या आर प्लस ए का डिवाइड करते हैं तब ये बड़ा बनता है? मतलब छोटे का डिवाइड करेंगे तो E1 बड़ा, और मोटे का डिवाइड करेंगे तो E2 छोटा। यहाँ से भी पता चल गया। दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं तो के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का क्या लिख देंगे बालको? और बालिकाओं, के क्यू बाहर कर देंगे, 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू बाहर, सॉल्व कर दो इसको बच्चों में। आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर है। चलेंगे बच्चे? और देखो और देखो, तुम्हें पता है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, 4RA। मुझे थोड़ी बहुत मैथ्स आती है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर प्लस माइनस करके तो काट देते। नीचे देखो क्या हो रहा है, क्या ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लग रहा? बहुत बढ़िया। अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकाल रहा हूँ, तो के क्यू 4RA, उसमें से आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। पता है क्या, ए को मैंने बहुत छोटा मान लिया इससे, ए से, तो हाईएस्ट पावर को क्या लिख दिया?
कर सकते हैं ऐसा। ए बहुत छोटा है, ए छोटा है कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हें याद होगा बच्चों क्या लिखा हुआ है। वैसे मैंने बोल दिया, इससे पता है हिंदी में क्या बोला जाता है? अति निकट तो विपरीत प्रकृति व समान परिमाण वाले आवेशों के सिस्टम को द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया? अति निकट, अति निकट मतलब बहुत पास, शॉर्ट डिस्टेंस। तो यहां पर बताओ ये सही लिखा है क्या मैंने? और देखो बच्चों, के क्यू 4 RA/R की पावर 4 RR क्या बच रहा बच्चों? 2Q/A/R3। हाँ बोलो हाँ। ये मैंने क्या कर दिया, 4 को लिख दिया 2 × 2, फिर ये Q × A को भी एक साथ लिख दिया 2QA। अब मुझे बताओ कि ये 2QA को क्या लिख देंगे बच्चों अपन? तो बताओ E बराबर क्या हो जाएगा? 2KP/में दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल चाहिए क्या? 2KP/R³ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? R कैप से। हजम हो गई बात? इसलिए इससे अपन क्या बोल दिया? एक्सियल। इसे ही अपन क्या बोलते हैं एक्सियल को हिंदी में? अक्षीय। 2KP/R³ चलेगा क्या? एक्सिस पे निकाल दिया बच्चों को। डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए डायग्राम का? कंसिडर अ डायपोल एज शोन इन फिगर एंड द पॉइंट P which is r distance from the center of the dipole as shown in figure. The net electric field at that point are given that negative charge will be attract and positive charge will be reflect. That means the net electric field will be subtract of. एक दूसरे से माइनस करके लिख देंगे ऐसा, ठीक है। अब क्या बात करते हैं बच्चों अपन? एक लिखा बच्चों मैंने नेगेटिव चार्ज, एक लिखा बच्चों मैंने पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों एक दूसरे से अभी भी बातचीत चल ही रही है। अब उठा के मैं क्या पटक रहा हूँ इसको बच्चों, देखना कि मैं यूं कर रहा हूं कि मैंने सेंटर से जो डिस्टेंस नापी ना इस बार, सेंटर से वो कहां पर जा रही है बच्चों मेरी? किसी पॉइंट पर जा रही है। इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, है ना। तो वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको कहां से नाप लिया बच्चों? सेंटर से ऊपर की तरफ नाप लिया। चलेगा? फिर साथ में क्या करता हूं, ये नेगेटिव वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा या धकेलेगा? बताओ जरा। नेगेटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी क्या? E1। और पॉजिटिव वाले की किधर होगी? ऊपर की तरफ कितनी? E2। यहां पर क्या बना दी बच्चा मैंने? एक बहुत ही घटिया लाइन बनाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ढंग से देखो, ये भी A ये भी A, ये डिस्टेंस X ये भी डिस्टेंस X, क्योंकि R तो ये थी। सेंटर से नापी गई डिस्टेंस क्या होगी इस P पॉइंट पर? R। जब दोनों साइड सेम हो तो दोनों एंगल सेम होंगे। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। चलेगा? अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। हाँ बोलो कोरोस्पोंडिंग एंगल। ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल बन गया जेड की वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ढंग से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तो है मेरे लिए E2, ये है मेरे लिए क्या? E1। और एंगल इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है? तुम देख पा रहे हो, जहां एंगल बन रहा है E2 cos थीटा, और इधर कितना आ रहा है? और ऊपर की तरफ कितना जा रहा है? और नीचे की तरफ कितना आ रहा है? तो पहले मैं E1 E2 की वैल्यू निकालता हूं। बताओ बच्चों, ये लिख दूं मैं यहां पर? इक्वेटोरियल पे निकाल रहे हैं ना। क्या लिखा है बच्चों मैंने? ये पॉइंट चार्ज। हमें बताना है कि पॉइंट चार्ज के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, है ना। तो क्या होता है? KQ/R²। तो पहले लिखो बच्चों E2 के बारे में, कितना आएगा? KQ/में मना कर दो, नहीं आया। चार्ज से उस P पॉइंट की डिस्टेंस जो नापी है वो X है या R है? देख लो बच्चों, पॉइंट की उससे X डिस्टेंस, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है क्या? E1 और E2 को लगभग बराबर ही लिख दूं क्या मैं? तो ढंग से देखिए तो पता चलेगा
कि ये दोनों तो मिलके कितना हो जाएगा, लेकिन ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, बताइए जरा, कट गया क्या? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है मेरे पास, अब वो किसकी वजह से आएगी, केवल 2 cos थीटा की वजह से। आओ इधर, तो ई नेट का फॉर्मूला 2 cos थीटा, ई की वैल्यू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर चल रहा कॉस थीटा। ढंग से देखो बच्चों, तुम्हें एक ट्राइंगल दिखाना चाह रहा हूँ, तैयार हो सब जने? यहाँ पर बुला लो ट्राइंगल को। ये एंगल कितना, एक्स आर ए, तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए, बेस अपॉन बेस कितना है ए, हाइपोटेनस कितना, एक्स, एक्स है ना, चले रख दो ऊपर वैल्यू, कितना हो जाएगा 2k अपॉन में एक्स क्यूब इंटू में ए। और देखो क्या 2qa की वैल्यू जो है वो p मान लू, कितना आ जाएगा 2k, नहीं 2 नहीं आएगा, k 2qa अपॉन में एक्स क्यूब, तो आंसर आएगा kp अपॉन में एक्स क्यूब। क्या मेरा ये फाइनल आंसर होगा बच्चों? जवाब है नहीं, क्योंकि x जो है वो मैंने माना था, जो डिस्टेंस है ना सेंटर से वो क्या है, r है, तो तुम्हें यहाँ से r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बताओ सही है क्या? अब बताओ r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट, और r क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो फाइनली ई नेट कितना मिल रहा है, ए पी अपॉन में एक्स स्क्वायर। गलती तो नहीं करती, हाँ मुझे x की वैल्यू निकालनी है ताकि r सब्स्टिट्यूट हो जाए ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, सही है? तो बताओ ई नेट कितना आ रहा है, के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, फिर मैंने बोला कि आर है ना बहुत बड़ा है किससे, ए से, तो हाईएस्ट पावर को गायब कर देता हूं, तो क्या बचेगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बच रहा है, के पी अपॉन में आर क्यूब। ये ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला मिला है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ मैं आंसर, कितना आ रहा है, के पी अपॉन में आर क्यूब, एक्सएल का कितना आया था 2 kp अपॉन आर क्यूब, तो मैं दोनों लिखने वाला हूँ साइड में ना, तो ढंग से देखोगे तो पता चलेगा तुम्हें कि ई जो एक्सएल है उसका आंसर आया था बच्चों 2 kp अपॉन में आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल का कितना आया था, kp अपॉन में आर क्यूब। इसे ई क्या बोला जाता है बच्चों, अक्ष, और इसे ई क्या बोला जाता है, बड़ी ई की मात्रा, निरक्ष, सही है। कहते हैं कि ई इक्वेटोरियल की वैल्यू अगर के पी अपॉन आर क्यूब आई है, इधर 2 का मल्टीप्लाई और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या ये एक्सियल हो गया क्या बच्चों? तो 2 बराबर क्या आ जाएगा, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, क्या इसे 2:1 लिख दूं, और उल्टा कर दो रेशियो, तो 1:2, कुछ याद आ रहा है? ये कोई पीवाई की उसका पार्ट है बच्चों, डायपोल के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा आसानी से उठ जाता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल की रेशियो बता दो, तो कितना होता है 2:1 और 1:2, वो तुम्हें फर्क पता चलना चाहिए कि ऊपर क्या आ रहा है, एक्सियल आ रहा है या इक्वेटोरियल आ रहा है। डायपोल के बारे में क्या क्या पढ़ लिया, डायपोल की डेफिनेशन, डायपोल मूवमेंट, फिर डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए, एक्सियल और इक्वेटोरियल। अब क्या पढ़ना चाहिए अपन को, पोटेंशियल। डायपोल के लिए क्या निकालता है बच्चों अपन, पोटेंशियल, ठीक है। पानी पिलाओ कोई, पानी पानी पानी, एनीबॉडी पानी, सीधा थोड़ा बहुत है। बुखार बुखार से आ रहा नहीं सीता तेरे को, तेरे को हाँ
रेडी? तो अब हम निकालते हैं बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। रेडी हो गया बच्चों? मैंने एक नेगेटिव चार्ज लिया, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉइंट को इससे हटा दिया। मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड? पोटेंशियल सेंटर से नाप के कहाँ पर जा रहा हूँ? पी पॉइंट पे जा रहा हूँ। तेरा मेरा पी पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है बच्चों? आर डिस्टेंस क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बता दो। बताओ पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल जो होगा वो V1 होगा, और इसके लिए क्या होगा? बताओ बच्चों, पॉइंट चार्ज जो होता है के लिए V का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए भाई, आर होता है नहीं होता है? तो बताओ V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए क्यू अपॉन में V1 यहाँ से यहाँ तक है, आर माइनस ए। V2 के लिए क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर V1 के लिए क्या लिख दूंगा? माइनस ए। V2 के लिए बताओ, माइनस का के क्यू प्लस ए। और दोनों का जो नेट पोटेंशियल आने वाला है वो क्या होना चाहिए? V1 प्लस V2, मतलब के क्यू अपन आर माइनस ए में माइनस क्यों आया बच्चों? क्योंकि चार्ज के साथ माइनस है, बाकी फॉर्मूले में कभी माइनस नहीं आता। क्या अपन से पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है? अपन से पूछा पोटेंशियल डिफरेंस पूछते तो मैं दोनों को क्या कर देता? माइनस कर देता। माइनस माइनस क्या हो जाता? समझ रहे हो क्या? यहाँ हमसे नेट पोटेंशियल पूछा, इसलिए माइनस माइनस ही रहेगा। के क्यू दोनों से कॉमन आ जाएगा, 1/r माइनस ए प्लस का हो आर प्लस ए। अब बताओ क्या करना चाहिए? एलसीएम पेल्शियम और कैल्शियम, आर से आर कैंसिल, तो क्या बचेगा? 2qa के अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। 2qa को क्या लिख देंगे? पी के है का। और तुम्हें पता है कि बच्चों आर स्क्वायर बहुत बड़ा है किससे? तो बताओ वी एक्सियल पर जो आया है वो कितना आया है? पी के अपॉन में, बताओ ई एक्सियल कितना आया था? कोई याद करेगा? 2kp अपॉन में आर क्यूब। बस एक आर ज्यादा आ रहा है ना नीचे, दो भी ज्यादा आ रहा है वैसे तो। ये किसका निकला बच्चों? एक्सियल का। अब किसका निकालना चाहिए? इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल का मतलब यहाँ पर ये है कि एक नेगेटिव चार्ज लिया और एक क्या लिया बच्चों में? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली? वही है 2 है। अब इस बार मैं जो हूँ कहाँ पर जा रहा हूँ? सेंटर से यहाँ पहुंच रहा हूँ, क्या चलेगा? इसने यहाँ से एंगल कितना नाप लिया? थीटा। तो डिस्टेंस देखना बच्चों दोनों की। चलो चेंज करते हैं ना। तो ये वाला पोटेंशियल चाहिए मुझे, और एक ये वाला। दोनों की वैल्यू, इसे क्या नाम दे देता हूँ? R1। इसे क्या नाम दे देता हूँ? क्या बोलते हो? देखा जाए तो इसके लिए जो पोटेंशियल होगा वो क्या आएगा? इसके लिए जो पोटेंशियल होगा, हजम हो गई? तो वी नेट का फॉर्मूला बता दो। V1 प्लस V2। यहाँ तक भी सब कुछ सही चल रहा था, के क्यू दोनों से कॉमन आ गया। वाह कितना अच्छा लग रहा है। पी इक्वेटोरियल का जो फॉर्मूला आ रहा है के क्यू, एलसीएम लो, R2 माइनस R1 अपॉन में। वाह, कहते हैं कि जो सेंटर से नापी गई जो डिस्टेंस होगी ना उसे अपन हमेशा क्या बोलेंगे बच्चों? आर ही बोलेंगे, स्मॉल। देखते जाओ जितने भी तुमने किया है, इसमें भी सेंटर से डिस्टेंस नापी स्मॉल आर, इसमें भी स्मॉल आर, में भी स्मॉल आर, तो यहाँ पर भी क्या नापनी पड़ेगी बच्चों? स्मॉल आर। ठीक है, मैं कुछ करने जा रहा हूँ बच्चों। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, लग रहा है कि परपेंडिकुलर है।
अब तू पता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पता है तुम्हें? देख लो ढंग से, जो R1 है वही R1 हो गई क्या? लग रही नहीं लग रही? तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R2 माइनस ये डिस्टेंस अभी भी कितनी है? अगर मैं तुम्हें कहूं कि डायपोल बहुत छोटा है तो तुम मेरी बातों पे विश्वास रखोगे? मान लो कि इतनी तो बात की है ना, मैंने कहा कि डायपोल जो है वो बहुत छोटा है, या डायपोल के जो दोनों चार्ज है ना वो इतने छोटे हैं और दोनों के दोनों छोटे होने के बावजूद भी छोटी डिस्टेंस पर है, तो छोटे छोटे सब इकट्ठा करके देखा जाए तो चार्ज क्या है, पूरा सिस्टम ही क्या है, छोटा। और छोटे गिरी की अगर बात सोचे तो क्या ये एंगल थीटा, तो इसको लगभग क्या मान लूं, क्योंकि द सिस्टम इज वेरी स्मॉल दैट्स व्हाई द एंगल शुड बी वेरी स्मॉल, इसलिए थीटा को इस वाले एंगल पे भी क्या मान लिया, थीटा मान लिया। यहां तक हजम हो रही बात? तो बताओ, तुक्का है ये एक तरीके से, ये सिस्टम बहुत छोटा है इसलिए मैंने सब जगह के एंगल क्या मान लिए, थीटा मान ली, चलेगा। अगर मैंने ये एंगल थीटा माना है तो बच्चों तुम्हें मजा आ जाएगा, रेडी हो? कुछ दिख रहे हो क्या? यहां ले लिया मैंने वो ट्राइंगल बार, इसमें से ये डिस्टेंस तो कितनी हो गई है, ये डिस्टेंस अभी भी कितनी है, ये एंगल कितना है, चलेगा क्या? सोचो जरा, ये 90 डिग्री है, इसे बेस बोल दूं और इसे क्या बोल दूं, हाइपोटेनियस, तो बेस और हाइपोटेनियस से क्या मिलता है, क्या मिलता है? तो बताओ जरा, कॉस थीटा होता है बच्चों हमारे पास क्या, बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस कितना है R2 माइनस R1, हाइपोटेनियस कितनी है 2a कॉस थीटा। तो बताओ R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या मिलेगी, मिल गया R1 माइनस R2। अब तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए? कहते हैं कि R1 और R2 जब दोनों इतने छोटे कि इन सबको क्या मान लेता हूं, तो ये लाइन भी सही है क्या, तुक्का है ये भी? इतना छोटा है कि R1 और R2 को बहुत छोटा मान लूं, अगर मल्टीप्लाई करके तो इसको लार उसको लिख सकता हूं। तो इससे क्या हुआ कि जो मेरा V इक्वेटोरियल आ रहा है ना, वो के क्यू इंटू में 2a cos थीटा इंटू में क्या चल रहा है, अच्छा 2qa को क्या लिख देंगे, ए पी cos थीटा अपॉन में, तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला आया फाइनली कैसा आया है, V इक्वेटोरियल आ रहा है ए पी अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में cos थीटा। अब बताओ थीटा की वैल्यू एक बार क्या रख दो और एक बार थीटा की वैल्यू क्या रख दो, 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 0 रखता हूं तो V एक्सियल हो जाएगा, हाँ या ना? देखो ना, इस पॉइंट को उठा के P को कहां लेके आना पड़ेगा, एक्सिस पे, एंगल 0 रखने के बाद। तो बताओ cos 0 कितना हो जाता है, 1, क्या मिलेगा, क्योंकि cos 0 कितना हो जाएगा 1, इससे अपन क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल, तो कितना आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू इस पॉइंट पर जो निकाला मैंने नहीं निकाला, क्यों पता है, आंसर 0 ही आता वैसे। देखो इधर हमने ना यहाँ पर ये सॉल्व किया था, तो इसमें डायरेक्शन तो होगी नहीं पोटेंशियल में, ये डिस्टेंस से बस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों आपस में कट जाते हैं, आंसर क्या आता है? समझे क्या बोला मैंने, नहीं समझे? यहाँ समझा दो, ये देखो अब आ गया समझ में, के क्यू बाई एक्स, के क्यू बाई एक्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, V1 V2 को वैसे जोड़ते थे, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इस पॉइंट पर 0 आना चाहिए, आ गया क्या 0? और किसी भी एंगल पे निकालो 0 से 90 के बीच में, 30 पे 60 पे 50 पे 15 पे, आंसर क्या आएगा, एपी कोस्टा। क्या इसे तुम ऐसा कह सकते हो सदाबहार फॉर्मूला है, हाँ या ना? तुम में से जो भी बच्चे ड्रॉपर्स के हैं, तुमने भी ये 12th में डेरिवेशन पढ़ा होगा, पढ़ा था बच्चों? तो जब तुमने ये डेरिवेशन पढ़ा था तब इसी तरीके से करा था, या एक और मेथड इसका लॉन्ग मेथड, मस्त मेथड है 2 पेज का, करवाया? तो ये वाला एग्जाम में लिखा जा सकता है, तो जवाब है हाँ। इलेक्ट्रिक, अगर मैं इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछूं, सेकंड चैप्टर चलोगे ना एक तरीके से, पोटेंशियली तो था ही है ना, सेकंड चैप्टर का पार्ट है, अपन तो इसको अलग अपने तरीके से लेके चल रहे हैं, लेकिन ये बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल का सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है, 3 नंबर का या 4 नंबर का या 5 नंबर का, चाहे आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल मोमेंट
and derive the expression for the potential due to a dipole at equatorial plane. तब तुम्हें ये डेरिवेशन करना पड़ता है. Description में let us consider a dipole as shown in figure and a point P considered from the distance r and making an angle theta with the dipole at the center. बात खत्म. इतनी सी लाइन लिखनी. बाकी डेरिवेशन बोलना चाहिए तुम्हारा. डिस्क्रिप्शन डजंट मैटर, तुम्हारे मार्क्स डिस्क्रिप्शन डिसाइड नहीं करेंगे, पर जो तुम डायग्राम बनाते हो, जो तुम लिखते हो, उसके बारे में तुम्हें पहले से डिफाइन करना पड़ेगा. कंसिडर अ मास, कंसिडर अ चार्ज, ये वो फलाना टीम का. समझ गए? ये तुम सबके लिए बताया बच्चों, 12th वालों के लिए. तो कहानी समझ में आई है? अब बताओ डायपोल के लिए और क्या छूटा है. इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, पोटेंशियल निकाल लिया, डायपोल मूवमेंट पढ़ लिया, और स्टेबल और अनस्टेबल. गोल घुमाना है डायपोल को बच्चों पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना. हमें क्या करना है कि डायपोल को जो है, एक मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, एक पर क्या लगा दिया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी बच्चों? ऐसे जाने वाली क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? ठीक है. अब इसके अंदर रखना कुछ एक डायपोल, एक रखा नेगेटिव चार्ज, एक रखा क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, डायपोल की डायरेक्शन किधर होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों के बीच में एंगल कितना? ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, पूरी डिस्टेंस कितना? तो जहां एंगल बनता है 2a cos थीटा, जहां नहीं बनता 2a sin थीटा. बताओ ये डायग्राम समझ में आ गया? अब मुझे चाहिए कुछ आजकल ऐसे भी पेन आ रहे इतने लंबे लंबे, है किसी के पास? लोग होते हैं जो ले लेते 3 रुपए का, 4 रुपए का आता है और चल जाता है 3-4 महीने. देखो किसी के पास तो होगा, है कोई गरीब क्लास में? गाँव वाले भी दे सकते हैं. कोई पेन ही दे दो किसी के पास, अगर ज्यादा लॉन्ग पेन हो तो. अच्छा नहीं है, होना तो चाहिए. चल यही दे दे. चल थोड़ी रही है क्या, खराब होगा ना, क्योंकि ये देखिए बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा. दोनों को अगर ऐसे रख दिया जाए और दोनों को बोले कि जाओ, दोनों छोड़ दिया जाए ऐसे, क्या होगा बताओ? समझ गए क्या? क्योंकि एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, तो इस फोर्स की वजह से देखो, एक तो था ऐसे फोर्स लगना, इसे कहते हैं लीवर. गेट खोलते हैं, लीवर लगाते हैं, वॉल खोलते हैं, नल ऑन करते हैं, लीवर्स कहते हैं. लेकिन अगर लीवर को दोनों तरफ से घुमा दिया जाए तो क्या होता है? कपल बनता है, याद आ रहा है? वर्क एनर्जी पावर में. तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर इसको फोर्स ऐसे लगा दिया जाए तो ये क्या होगा? गोल घूमने लग जाए, और गोल घुमा है तो इसका मतलब टॉर्क निकलेगा भैया. तो ये भी गोल घूमने वाला है, तो मुझे यहाँ से क्या निकालना है बच्चों? टॉर्क. टॉर्क का फॉर्मूला कौन बताएगा? भूमिका बताएगी बस. बता बेटा टॉर्क का फॉर्मूला. शाबाश. फोर्स इनटू डिस्टेंस, वो भी कैसी बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब मुझे बताओ कि इस चार्ज को इसकी तरफ खींच कौन कैसे रहा है, तो यहाँ पर फोर्स चाहिए मुझे, तो F इज इक्वल टू क्यू ई. याद आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर कौन आ गया? डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर, क्यू ई की परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, कितना आ जाएगा? 2a sin थीटा. तो 2qa को एक साथ लिख दूं क्या बच्चों? क्या बन जाएगा बच्चे ये? e sin थीटा. क्या ये टॉर्क जो मिल रहा है इसको वेक्टर फॉर्म में बदलूं तो क्या बनेगा? P क्रॉस E. बोलो हो.
फिर इसमें भी थीटा की वैल्यू बहुत नॉर्मल हुआ, स्मूथ डेरिवेशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों से, ठीक है। थ्योरी लिखनी है ऐसे, मतलब कंसिडर चार्ज प्लेट एज शोन इन फिगर, टू पैरेलल चार्ज प्लेट, वन इज पॉजिटिव सेकंड इज नेगेटिव, देयर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अब देखो मैग्नेट वर्ड आ रहा है मुंह में बार बार, है ना, इससे पता चल रहा है कि आगे वाला चैप्टर भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड placed a dipole as shown in figure at an angle theta as shown in figure as shown in figure, ठीक है। तो कहानी हो गई हमारे पास बच्चों कि अगर थीटा की वैल्यू पहले क्या रखी दी जाए, शून्य, शून्य मतलब ऐसे, तो एंगल देखो बच्चों ये दोनों ऐसे थे ना, तब जाके घूमना आसान था, किसी को घुमाने के लिए किसी डिस्टेंस से पकड़ के घुमाना पड़ता है, जैसे पाना होता है ना, पाना घुमा के अपने छोड़ दिया, यहाँ से नहीं घूम रहा तो फिर निकालते हैं ऊपर ले जाते हैं, फिर घुमाते हैं, फिर निकाला फिर घुमाया फिर घुमाया, उसका मतलब थोड़ी डिस्टेंस भी तो होनी चाहिए, एंगल भी तो होना चाहिए, तो वो एंगल है ही नहीं, जब एंगल ही नहीं है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अच्छा साइन जीरो तो टॉर्क भी कितना, जीरो, तो पाने को भी घुमाने के लिए एक एंगल की जरूरत पड़ती है, तो ये तो फिर भी पाना नहीं है, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं बच्चों अपन अब, नोटी, साइन नोटी की वैल्यू 1, तो टॉर्क कितना आ जाएगा बच्चों, मैक्सिमम, कितना पे, गोटी खुल गई। अब थीटा की वैल्यू क्या ले लो बच्चों, 180, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तब भी टॉर्क कितना मिलेगा। अब सुनना कैसे, ये है मेरे पास एक डाइपोल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट, अगर मैंने नेगेटिव प्लेट नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव के पास में रखा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पी की डिस्टेंस और डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो। अब ऐसे रख दो, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, तो क्या होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, पी और ई दोनों के बीच में एंगल कितना, 180। इससे पता चला कि पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने जाके खड़ा हो गया और नेगेटिव नेगेटिव के सामने जाके खड़ा हो गया, और पता है दोनों एक दूसरे घूर रहे हैं बस। वो नहीं होता कि गली के कुछ कुत्ते होते हैं और घर पे पाला हुआ कुत्ता, तो घर के पाले हुए कुत्ते को तो बांध रखा है, गली के कुत्तों में खौफ है, तो वो सिर्फ इसको भौंक रहे हैं, तो उनके बीच में एक है ना एरिया होता है, इमेजिनरी रीजन होता है, जिस फील्ड में ना वो एंटर करना चाह रहा है, जो पेट होता है वो भी एंटर नहीं करना चाह रहा, और जो गली के अलावा कुत्ते होते हैं वो भी एंटर नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अगर एक बार एंट्री हो गई तो बताओ मजा किसको आएगा, जो पेट है उसको मजा आएगा या जो बाहर वाला है उसको मजा आएगा, पहले तो पेट वाले को मजा आएगा, क्योंकि क्या होता है पेट जो होता है ना उसको वो नहीं मिलता एक्सपीरियंस कि बाहर वाले कुत्तों से कैसे लड़ा जाए, तो पहले तो वो जूता गालेगा मौका तो तब आता है जब, नहीं जर्मन शेपर ही मिलते हैं अपने आसपास, तो क्या है, हाँ ये जर्मन शेपर, ये शुरुआत में तो बहुत डरते हैं पहले कि यार कोई काट खा गया और एक पहली पहली बार किसी ने काट खा लिया, तो वो टेंशन में आ जाता है कि यार अभी तक तो मैं ही भोगता था, मेरे को कोई खा के चला गया, तो बोला बेटा वो भी तेरी प्रजाति का था इसलिए खाया, इंसान कभी का है तेरे को। तो चलो ठीक है, अपन तो डाइपोल पे ही चलते वापस, क्यों ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं अपन। डाइपोल में क्या क्या पढ़ लिया बता दो अब, जल्दी बताओ यार, खुल के बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, एक्सियल इक्वेटोरियल पोटेंशियल पढ़ लिया, एक्सियल इक्वेटोरियल और टॉर्क, क्या पढ़ लिया बच्चों अपन ने, टॉर्क। और अगर इसको एक थीटा एंगल से दूसरे थीटा एंगल पर घुमाना हो तब क्या करना पड़ेगा, कितना फोर्स चाहिए, एंगल से एंगल की तरफ घुमाना बस, तब क्या होगा, फॉर्मूला सीधा, ये रोटेशनल फोर्स है बच्चों इसका, जैसे पी साइन थीटा टॉर्क होता है, यहाँ पर क्या लिख रहा है बच्चों मैंने, कोस थीटा, अब यहाँ कोस क्यों आया, देखो इसका भी डेरिवेशन है, लेकिन क्यों मैं तुम्हें रटवा दिया कि एक डाइपोल को किसी एंगल पे, किसी एंगल मतलब क्या होता है, ये पहले किसी एंगल पे था θ1 और मैंने इसको यहाँ पर घुमा दिया, कितने एंगल पर, बस ऐसे था, ऐसे घुमा दिया बस किसी एंगल पर, तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा, तो वो पी क्या हो जाएगा, cos θ1 माइनस cos θ2। ये हुई डायपोल की बात, डायपोल का जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से,
4-5 प्रकार के बन सकते हैं, बताता हूँ कैसे कैसे। पहला डाइपोल मोमेंट बताओ, 2qa, क्या बताओ, डाइपोल मोमेंट, सिंपल सा। दूसरा सवाल क्या बन सकता है, एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड। चौथा एक्सियल पे पोटेंशियल। पांचवा इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल। वैल्यू वैल्यू दे दी जाएगी तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। और लास्ट बनता है टॉर्क पे। इस पे बनता है बच्चों, टॉर्क पे। फिर डाइपोल की भी तो एनर्जी बन सकती है बच्चों, डाइपोल की भी तो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। अरे हाँ या ना, क्योंकि देखो सोरा कि एक डाइपोल है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव, पहले से मौजूद है, और किसी तीसरे चार्ज को आना है तो क्या करना पड़ेगा उसे। आ गया, समझ में आ गया। तो ये इससे परमिशन लेगा, ये इससे भी परमिशन लेगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मान लेता हूं मैं, आर मान लेता हूं। तो फॉर्मूला याद आ रहा है बच्चे, पोटेंशियल के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो वर्क डन के क्यू, ये कैपिटल क्यू ले लूं तो कितना हो जाएगा, क्यू क्यू अपॉन में आर माइनस का, अच्छा ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस का के क्यू क्यू अपॉन में आर। समझ में आ गया क्या। तो नेट वर्क डन कितना हुआ बताओ, कैसे हुआ जीरो, दोनों को जोड़ के देख लो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इसे पता चला कि जब परमिशन लेने आया ना, तो परमिशन में क्या हुआ कि दो भाई है, दोनों जुड़वा है, एक का दिमाग पॉजिटिव है एक का दिमाग नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाले को तो समझ में आ गया कि हाँ यार तू आ जा, और ये कह रहा है चल चल, ये कह रहा आ जा, ये कह रहा चल चल, ये कह रहा आ जा, ये कह रहा चल चल, नेटवर्क डन जीरो। एक जना चाह रहा आ जा, एक जना कह रहा नहीं आ, एक जना कह रहा है आ जा, एक जना कह रहा नहीं आ, तो इसे परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ी, लड़ते रहो आपस में, मैं आ गया, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। सही। एक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, काफी सारी चीजें शॉर्ट में बता रहा हूँ बच्चों में। क्या है ये, इसे कहते हैं बच्चों एनर्जी डेंसिटी। क्या कहते हैं, मतलब एनर्जी में किसका डिवाइड कर दें मैं, तब क्या फॉर्मूला बनता है, तो किसी भी चार्ज द्वारा बनने वाली एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। ये सबके लिए काम करेगा, स्फेयर हो, प्लेन शीट हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, लैम्डा सिग्मा रो, तीनों के लिए काम करेगा, लैम्डा सिग्मा या फिर रो। यही का यही फॉर्मूला तुम्हें देखने को मिलेगा म्यू नोट अपॉन में है? कुछ तो था, नोट अपॉन में 2 पाई शायद तक ये हो सकता है, ऐसा कुछ आएगा बच्चों। इसे कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा, ये सेल्फ इंडक्शन में देखने को मिलेगा, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, लेकिन मैग्नेटिक की बातें मैग्नेट में करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 खत्म होता है आज यहाँ पर अभी इसी वक्त। नेक्स्ट सेशन जो हमारा, यस कुछ पूछना है, हाँ अरे मैं कह रहा हूँ ना इसका भी एक डेरिवेशन है, लेकिन मतलब नहीं है वो डेरिवेशन कराने का, इसलिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तुम्हें। हाँ cos थीटा ही है, क्योंकि रोटेशन की बात करेंगे तो cos थीटा आएगा, और जब टॉर्क की बात करेंगे पूरा टॉर्क की गोल घुमाने के लिए, गोल नहीं घुमाया, इसमें सिर्फ एक एंगल से दूसरे एंगल तक लेके गए, तब हमारे पास, हाँ तब ये फॉर्मूला उठाएंगे अपन डायरेक्ट। इसका एक डेरिवेशन है, लेकिन वो डेरिवेशन ना तो तुम्हें एनटी के लिए जरूरत पड़ेगी, ना ही तुम्हें यहाँ, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अब ये चर्चा इतना ज्यादा होगी इसकी कि फॉर्मूला तुम्हें याद ही रहेगा। किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने के लिए कितना वर्क डन, कितना पोटेंशियल रोटेशनल फोर्स लगेगा, दैट इज पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तुम्हें जो मैंने मॉड्यूल दे रखा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, म्यू वाला, उसमें देखना कि तुम्हें कंडक्टर करके एक टॉपिक होगा, उसके नीचे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी होगी, जो अपन ने आज जो कुछ भी पढ़ा ना उसके अंदर सीक्वेंस में लिख रखी है सारी लाइन। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में भी लिख रखा होगा, हाँ एग्जाम्पल मैंने मेरे तरीके से बता दिए, उसमें एग्जाम्पल्स नहीं होंगे, और एक इसके बारे में भी लिखा होगा रोटेशन घुमाने के लिए, टॉर्क का अलग। हम जो स्टार्ट करेंगे ना वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 3 अब से। क्या आएगा उसमें बताओ, उसमें आएगा पूरा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के अंदर पोटेंशियल वापस यूज होगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी भी यूज होगी। कैपेसिटर क्या होता है ये अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।